गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो रहा होगा, हमारा टॉपिक है, न्यू टॉपिक है रे ऑप्टिक्स। आप जानते होंगे कि ऑप्टिक्स के दो पार्ट होते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग रे के बारे में पढ़ते हैं और वेव ऑप्टिक्स में हम लोग वेव के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में। तो एक स्मॉल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में। आपको पता होगा कि जो रे आती हैं सन से, उसका एटमॉस्फेयर में कई बार उसका रिफ्लेक्शन होता है, और पानी की बूंदें हैं अगर एटमॉस्फेयर में तो उसका रिफ्लेक्शन भी होता है। और हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे आसपास जितनी भी रे होती हैं, रे पार्टिकल होती हैं, किरणें होती हैं, सबका क्या होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और वो लाइट अपने पाथ से मूव हो जाती हैं और एक डिफरेंट पाथ को फॉलो करती हैं। तो इसमें हम रे ऑप्टिक्स में हम देखने वाले हैं कि कैसे कोई रे रिफ्लेक्ट होती है, कैसे कोई रे रिफ्लेक्शन होता है और क्यों होता है, और डिफरेंट मिरर में कैसे इनका इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स का जो पहला फिनोमिना होता है वो होता है रिफ्लेक्शन। तो हम लिखते हैं पहले रिफ्लेक्शन, देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। रे का मतलब होता है किरणें, प्रकाश की किरणें। ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश की वजह जो घटना घटित होती है, जो फिनोमिना हम देखते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो देखते हैं हम जो पहला घटना देखेंगे, इसमें देखेंगे रिफ्लेक्शन। तो रे ऑप्टिक्स में हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं परावर्तन, इसको बोलते हैं अपवर्तन। तो क्या होता है, एक में इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है। मान लीजिए ये हमारे पास एक सरफेस है, इसको स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस। तो ये है हमारे पास सरफेस। अगर आपको दिखाई दे रहा है सरफेस, अगर आप सरफेस से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे, हेलो, तो अगर आप इस सरफेस से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचें तो आपको दिखाई देगा, वो लाइन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। इसको हम बोलेंगे नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल मतलब एन। इस लाइन को, ये है हमारा सरफेस, सतह, और इस सतह के लंबवत हमने एक वर्चुअल लाइन बनाया, काल्पनिक लाइन बनाया, इसको हमने नाम दिया नॉर्मल लाइन। तो ये कुछ इस तरीके से हुई। अब क्या होगा, आप जानते हैं कि बहुत सारी रे, सन से आने वाली रे कुछ इस तरीके से आती हैं, इस तरीके से आती हैं। कुछ इस तरीके से आती हैं। आने के बाद क्या होता है, यहाँ जैसी सरफेस से टकराती हैं, टकराने के बाद इसका कुछ पार्ट ये मान लीजिए मीडियम 1 है, ये मान लीजिए आपका मीडियम 1 है। मीडियम किसको बोलेंगे, जैसे कि एयर, वाटर, सॉलिड, मतलब सॉलिड में आयरन हो गया। मीडियम मतलब जिसमें कोई रे पार्टिकल मूव करती हैं जिस मीडियम में, उसको हम बोलते हैं मीडियम। जैसे अगर हवा में मूव कर रही है तो उसका मीडियम क्या होगा, एयर। अगर पानी में मूव कर रही है तो उसका मीडियम क्या होगा, वाटर।
है ना। अगर सॉलिड में मूव करेंगे तो उसका मीडियम क्या होगा, सॉलिड। जैसे कि जो रे होती है, वेव्स होती हैं, वो सॉलिड में भी मूव करती है। साउंड वेव्स सॉलिड में मूव करता है, तो वहाँ पे मीडियम क्या होगा, सॉलिड। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एक मीडियम 1 है और एक साइड है मीडियम 2, आपका एक साइड है यहाँ पे मीडियम 2, सो नाम देंगे मीडियम 2। सरफेस के एक साइड है आपका मीडियम 1, एक साइड है आपका मीडियम 2। ठीक है, तो एक साइड आपका मीडियम 1 है, एक साइड मीडियम 2 है। तो जब रे इस तरीके से सरफेस से टकराती है तो इसका कुछ पार्ट अपने अपने वापस अपने मीडियम में वापस लौट जाती है। मतलब ये किस मीडियम से आ रही है, ये मीडियम से आ रही है, मीडियम 1 से आ रही है। तो मीडियम 1 से आ रही है तो होना क्या चाहिए कि टकराने के बाद ये वापस आगे की ओर मूव कर जाना चाहिए, तो मूव करता नहीं है। कुछ पार्ट ये मीडियम 1 में वापस लौट जाता है। किस तरीके से लौटता है, इस तरीके से। इस तरीके से रे आई, कुछ पार्ट मीडियम 1 में ही लौट गई, बाउंस हो गई, बैक हो गई, मीडियम 1 में ही बैक हो गई। तो इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन, परावर्तन की घटना, जिसमें रे जिस मीडियम से आती हैं सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाती हैं, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ रे। ठीक है, और अगर इसी का इस लाइट का कुछ पार्ट सेकंड मीडियम में चले जाए, इसी लाइट का कुछ पार्ट सेकंड मीडियम में चला जाए, सेकंड मीडियम में, ये मीडियम 2 में आ गए, अगर इस तरीके से सेकंड मीडियम में आ जाए, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में। और अगर आप देखें ध्यान से तो आप पाएंगे कि जो रे ऑप्टिक्स में जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें जो रे पार्टिकल होते हैं, जो लाइट होती हैं, वो अपने मीडियम में वापस लौट जाती हैं, अपने मीडियम में वापस बैक हो जाती हैं। और जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें वो दूसरे मीडियम में पहुंच जाती हैं। तो यही डिफरेंस होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। और दोनों में ही एक और मेजर पार्ट होता है कि ये अपने पाथ को चेंज कर देती हैं। रिफ्लेक्शन में भी देखिए लाइट इस तरीके से आ रहा था, अपना पाथ को चेंज करती है, मतलब डायरेक्शन को चेंज करती है। रिफ्लेक्शन में भी अपना डायरेक्शन चेंज करता है। जरूरी नहीं है रिफ्लेक्शन में कि ये सीधे सीधे मूव कर जाए। हो सकता है कि अगर मीडियम अलग अलग है, मीडियम की डेंसिटी अलग अलग है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो क्या होगा, जो लाइट है वो आपको कुछ नॉर्मल से झुकी हुई दिखाई देंगी या नॉर्मल से दूर होती हुई दिखाई देंगी। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको ये लाइन आपको क्लियर होते जाएंगी। तो पहले ये डायग्राम बनाइए, इसके बाद हम रिफ्लेक्शन को एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं और रिफ्लेक्शन को विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं।
इसमें एक और पॉइंट लिख लेंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए जो लाइट आ रही है, इनको हम अगर हम ये माने कि आने वाली जो लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी f और वेवलेंथ लैम्डा है और वेलोसिटी इसका है v। ये किसका है? ये आने वाली रे की है, आने वाली रे की। और जो अगर इसका रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन में क्या है, किरणें आपको रे आपको जाती हुई दिखाई देंगी, वापस उसी मीडियम में जाती हुई दिखाई देंगी। तो रिफ्लेक्शन में भी फ्रीक्वेंसी सेम होगा f का f, और लैम्डा भी सेम होगा, वेलोसिटी भी सेम होगा। लेकिन अगर हम रिफ्रैक्शन में आए, अपवर्तन में आए, तो आपको फ्रीक्वेंसी सेम मिलेगी, लेकिन आपको जो वेलोसिटी है और जो वेवलेंथ है वो आपको अलग मिलेगी। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी सेम मिलेगा, लेकिन जो वेवलेंथ है और जो v है वो आपको अलग मिलेगा। मतलब यहाँ पे अगर v है, यहाँ पे v1 नाम ले सकते हैं, यहाँ लैम्डा 1 नाम ले सकते हैं, दोनों अलग अलग। फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी तीनों में सेम है, लेकिन जो वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी सेम है, लेकिन इसका वेलोसिटी v1 है, मतलब v1 अलग हो गया, और लैम्डा वो जो वेवलेंथ है वो भी क्या है, अलग हो गया इसमें। इसको भी नहीं, इसके बाद हम लिखते हैं रिफ्लेक्शन। तो हम लिखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। when a light approaches to a smooth surface, then some part of light bounce back in its original medium, then such phenomena called reflection of light. अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा था कि जैसे ही रे इंसिडेंट होता था तो रे का बहुत सारा पार्ट या कुछ पार्ट उसका वापस उसी मीडियम में वापस लौट जाता था, तो उसको हम बोलते थे रे का रिफ्लेक्शन।
तो अगर हम आगे बढ़ें डेफिनेशन लिखने के बाद अगर हम देखें कि रिफ्लेक्शन जो होता है इसमें खास बात क्या होता है, तो जैसे ही मान लें कि ये एक सरफेस है और ये एक नॉर्मल है, ये सरफेस ये नॉर्मल है, तो जैसे ही एक किरण या एक रे इस तरीके से आती है तो नॉर्मल और ये किरण जो सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है, ये रे है सरफेस पे इस तरीके से पड़ता है, पड़ने के बाद इसका हो जाता है रिफ्लेक्शन और ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन, वो बोलता है कि रे का रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये इंसिडेंस रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि इसके और इसके बीच में बनने वाला एंगल होगा, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और यहाँ पे जो बनने वाला एंगल होगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब आर। और एंगल और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि आई और आर की वैल्यू इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आई बराबर आर। आई का मतलब होगा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक मिनट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आई और आर की वैल्यू आपस में इक्वल होगी, यही बताता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम क्वेश्चन की ओर जाएं तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, मान लीजिए
ये मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है, सरफेस। अगर रे एक एंगल बनाती है यहाँ पे 30 डिग्री इस तरीके से, तो आपको बताना है कि अगर इस रे का हो जाता है रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में, यहाँ पे एक दूसरा सरफेस रखा गया है, यहाँ पे दूसरा सरफेस रखा गया है, ये इसको वापस से इसका रिफ्लेक्शन कर देता है इस डायरेक्शन में। तो आपको बताना है ये सरफेस 1, ये सरफेस 2। आपको बताना है कि ये एंगल कितना बन रहा होगा, ये एंगल थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो आपको दिख रहा होगा हमारे पास दो सरफेस हैं, अलग अलग दो सरफेस हैं, और अलग अलग दो सरफेस से अलग अलग रिफ्लेक्शन हो रहा है, अलग अलग रिफ्लेक्शन। सरफेस 1 से रिफ्लेक्शन अलग हो रहा है, सरफेस 2 से रिफ्लेक्शन अलग हो रहा है। तो हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप सोचिए कि थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। बताइए थीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर इसको बनाने की कोशिश करें तो पाएंगे कि अगर ये 30 डिग्री है और एक सरफेस है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन जाएगी जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल। क्योंकि सरफेस 1 का ये नॉर्मल इसलिए नॉर्मल है, इसलिए हम इसको नाम देंगे नॉर्मल 1। ये सरफेस 2 का नॉर्मल है, इसको नाम देंगे नॉर्मल 2। अब एंगल बनाएंगे। देखिए हमने पढ़ा है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब R दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो आपको पता होगा ये नॉर्मल है और सरफेस बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो अगर ये 30 है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 60 डिग्री, राइट। और आपको ये भी पता है कि अगर ये 60 है तो ये एंगल भी आपका होगा 60। आपको ये पता है कि अगर ये 60 है तो आपको पता है कि ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। आपको जेड का कॉन्सेप्ट पता होगा, जेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कुछ इस तरीके से एंगल बन रहा है, एक एंगल अगर आपको यहाँ पता है थीटा, तो ये एंगल भी सेम होता है। वैसे ही ये है, अगर 60 डिग्री है, यहाँ एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री, तो यहाँ भी एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री, यहाँ एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री। तो आंसर होगा आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री आंसर है। ये एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड एक अच्छा सा क्वेश्चन था जिसे हमने देखा। इसके बाद हम करते हैं मिरर की ओर, प्लेन मिरर की ओर। हमारे पास मिरर जो होते हैं 3 टाइप से मिरर होते हैं मेनली। एक होता है प्लेन मिरर जिसको हम बोलते हैं समतल दर्पण, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर जिसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, एक होता है कॉनकेव मिरर जिसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। तो स्टार्ट करने से पहले इसको लिख लेंगे आप, उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स प्लेन मिरर, सॉरी पढ़ेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ये हम पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक।
स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर के बारे में। तो प्लेन मिरर के बारे में जानने से पहले हम सीखते हैं कि पहले प्लेन मिरर को डिनोट कैसे करते हैं, इसकी खासियत क्या होती है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो जो प्लेन मिरर इज ए मिरर, इट इज ए मिरर, इसमें लिखेंगे इट इज अ मिरर, इट इज अ मिरर which reflect almost all the light, which reflect almost all the light or ray incident on the surface, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा प्लेन मिरर उसको बोलेंगे जो इस पे आने वाली जो रे है उसके मोस्ट ऑफ द पार्ट को या मोस्ट सभी पार्ट को ये रिफ्लेक्ट कर दे। तो इसकी खासियत क्या होती है, इसकी खासियत होती है its magnification value is +1। अब ये मैग्निफिकेशन वैल्यू क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन वैल्यू को पढ़ने से पहले देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। मैग्निफिकेशन वैल्यू इसको हम m से स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन केस ऑफ मिरर, देखिए मिरर के लिए फार्मूला अलग होगा और आपका लेंस की मतलब लेंस के लिए फार्मूला अलग होगा। मैग्निफिकेशन जो वैल्यू होगा इसको हम बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज, एच का मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर हम ये बोल सकते हैं साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार अपॉन वस्तु का आकार, समझ सकते हैं प्रतिबिंब का आकार अपॉन वस्तु का आकार। अब देखिए आप बोल रहे हैं कि मैग्निफिकेशन वैल्यू का जो फार्मूला है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर प्रतिबिंब का आकार अपॉन वस्तु का आकार। तो अगर इसकी वैल्यू इन केस ऑफ प्लेन मिरर +1 होती है, तो अगर हम m की वैल्यू +1 पुट करें तो आप पाएंगे तो आप पाएंगे 1/1 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से आप पाएंगे कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होता है। ये किस केस में है, ये है प्लेन मिरर केस में। लिख देंगे आप लोग इन केस ऑफ प्लेन मिरर, इन केस ऑफ प्लेन मिरर। तो अभी हम प्योर कॉन्सेप्ट हमने लिखा है, अभी हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होते हैं। इसका लिखेंगे आप मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस जिसका एक साइड कोटेड है, इसको बोलेंगे कोटेड है। एक साइड हमने, ये हमारा सरफेस है, सतह, ये है हमारा सतह सरफेस, और आपने क्या किया है, सरफेस के एक साइड में आपने कोटिंग कर दी है, मतलब पेंटिंग कर दी है जिसकी आपने मिरर को देखा होगा, आप अपने घर में मिरर जो यूज करते हैं, मिरर के एक साइड आपको मिरर जैसा दिखाई देता है
और उसके बैक साइड अगर आप देखें आप तो पेंट किया हुआ होता है, पेंट किया हुआ होता है या फिर कुछ प्लास्टिक लगा होता है, मतलब कुछ ना कुछ कोटिंग रहती है। तो कोटिंग इसलिए की जाती है ताकि जितने भी रे पार्टिकल पड़े उसके सरफेस पे उनका रिफ्लेक्शन हो जाए। तो देखते हैं कि किस तरीके से रे का रिफ्लेक्शन होता है उस मिरर में। तो ये मान लीजिए सरफेस है और ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रे आएंगी, इस तरीके से रे आएंगी, इंसिडेंट होंगी, यहाँ से ऐसे रे आएंगी, इंसिडेंट होंगी, और ऐसे रे आएंगी, इंसिडेंट होंगी, और भी मल्टीपल रे, बहुत सारी प्रकाश की किरणें, रे या लाइट इस ऑब्जेक्ट से दर्पण की ओर या मिरर की ओर इस तरीके से आती हुई दिखाई देंगी। और आने के बाद क्या होगा, इसका वो रिफ्लेक्शन ये चला जाएगा इस डायरेक्शन में, इसका हो जाएगा रिफ्लेक्शन चला जाएगा इस डायरेक्शन में, और जो ये बीच वाला रे है ये जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसी डायरेक्शन में हमें वापस लौट जाएगा, ये लौट गया। तो आप पाएंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, वस्तु किसको बोलेंगे, जो इंसिडेंट रे हैं उनकी जो कट पॉइंट है, ये देखिए, ये फर्स्ट इंसिडेंट रे, ये सेकंड इंसिडेंट रे, ये थर्ड इंसिडेंट रे, बहुत सारी इंसिडेंट रे इस तरीके से आती हुई दिखाई देंगी। अगर इन इंसिडेंट रे के कट पॉइंट को निकालें, मतलब जहाँ पे ये मीट करती है या मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे अगर आप निकालें तो आप पाएंगे कि ये सभी फर्स्ट रे, सेकंड रे, थर्ड रे एक पॉइंट पे मिलती हैं जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द इंसिडेंट रे, या फिर हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इज अ कट पॉइंट ऑफ ऑल द इंसिडेंट रे। अब क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट को हमने देख लिया, अब इमेज को देखेंगे, इमेज क्या होता है। अब जैसे ही जो रे है रिफ्लेक्ट हो गई, अब क्या रिफ्लेक्शन के बाद ये रे आगे निकल जाएगी, आगे बढ़ जाएंगी, ये इधर की ओर बढ़ जाएगा, इधर की ओर बढ़ जाएगा। क्या आगे की ओर जाने के बाद कहीं भी ये मिलेंगे, तो आपका आंसर होगा नहीं, आगे जाके ये जो रे हैं आपस में कहीं नहीं मिलेंगे। तो हम देखेंगे कि जैसे ऑब्जेक्ट कट पॉइंट होता है सभी रे का, वैसे ही इमेज भी कट पॉइंट होता है सभी रे का। तो ये जो इंसिडेंट रे है इनका कट पॉइंट होता है ऑब्जेक्ट, जो रिफ्लेक्टेड रे होते हैं उनका कट पॉइंट होता है इमेज। तो रिफ्लेक्टेड रे तो पीछे की ओर, मतलब कहीं आगे की ओर कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। अगर कहीं नहीं मिल रहे हैं, कहीं मीट नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको एक बार देखेंगे क्या पीछे की ओर बढ़ाने पे कहीं मिलते हैं। जैसे अगर आप इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर बढ़ाएं तो पाएंगे ये ऐसा आते हुए दिखाई देगा, इसको पीछे की ओर बढ़ाएं ये ऐसा आते हुए दिखाई देगा, इसको पीछे की ओर बढ़ाएं ये ऐसा आते हुए दिखाई देगा। तो इस पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, तो जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे आपको मिलती हुई दिखाई दे, जिस प्रतिच्छेद बिंदु पर, जिस कट पॉइंट पे आपको मिलती हुई दिखाई दे रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं, इमेज, प्रतिबिंब। तो इतना तो कॉन्सेप्ट हुआ ऑब्जेक्ट का और इमेज का। इसके बाद देखते हैं प्लेन मिरर में इसका क्या क्या यूज है। इसका इतना बना लेंगे आप। एक पॉइंट और इसे ध्यान दीजिए, जैसा कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा, रियल ऑब्जेक्ट, एक वास्तविक वस्तु है जो ऑब्जेक्ट के सामने रखी गई है, तो इसको बोलेंगे हम लोग रियल ऑब्जेक्ट, रियल। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो इमेज बनाएंगी, क्या ये आगे जाके कहीं मीट करती, नहीं करती। आपने इसको पीछे की ओर बढ़ाया, पीछे की ओर बढ़ाया मतलब उस मिरर के पीछे के जो मिरर जो कोटेड है उस मिरर के पीछे की ओर मिलाया, पीछे की ओर मिलाने पे आपको कट पॉइंट मिला। इसका मतलब ये जो पॉइंट आपको मिलेगा ये वर्चुअल होगा, ये इमेज जो बनेगा ये बनेगा वर्चुअल इमेज। आपने रखा ऑब्जेक्ट को रियल, उसे इमेज बना वर्चुअल। तो एक मिरर हमेशा ही मतलब कोई मिरर होगा उसके ऑब्जेक्ट और उसके इमेज में हमेशा ही अपोजिट रिलेशन होगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज उसका वर्चुअल बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा।
इसी में देखते हैं प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट हम वैसे एक सीधा, जैसे हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है वैसे ही प्लेन मिरर को सीधा रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये एक प्लेन सरफेस है, इसकी एक साइड को आपने कोटेड कर दिया तो इसको बोलेंगे प्लेन मिरर, समतल दर्पण। प्लेन मिरर, समतल दर्पण। वो आपने क्या किया, आपने एक सरफेस रखा, यहाँ पे एक सरफेस आपने बना दिया, एक ऑब्जेक्ट, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और ये क्या है आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। ये क्या है, एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट आपको दिखाई दे रही है, और आपको पूछा जा रहा है बताओ कि इसका इमेज कहाँ पे बनेगा। तो क्योंकि ये एक मिरर है और मिरर के जस्ट सामने आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही है, तो अगर मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है, रियल। और अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो उसका इमेज कैसा बनेगा, उसका इमेज हमने अभी जस्ट पढ़ा है, उसका इमेज बनेगा वर्चुअल, मतलब पीछे की ओर बनेगा, ये हमने देखा है। तो एक रियल ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा ही वर्चुअल बनता है इन केस ऑफ मिरर। सो हियर आल्सो द इमेज फॉर्मेशन विल बी वर्चुअल। तो इमेज जो बनेगा आपको वर्चुअल बनेगा, और वर्चुअल बनेगा तो इसका देखेंगे कि डिस्टेंस क्या होगा, साइज क्या होगा। हमने देखा था प्लेन मिरर के केस में कि जो मिरर का हाइट होता है या फिर मिरर का जो मिरर के इमेज का जो साइज होता है और मिरर के ऑब्जेक्ट का साइज होता है, क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। हमने एक नोट पॉइंट निकाला था। तो अगर इक्वल होते हैं इसका मतलब ये होगा कि जो इमेज बनेगा इस साइड में वो सेम साइज बनेगा। ये क्या है, इमेज, ए डैश बी डैश, इसको बोलेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। इसका साइज सेम, इसका साइज सेम है, साइज सेम है। अगर हम बोलें कि डिस्टेंस कितना होगा, अगर आप निकालना चाहें डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस इन केस ऑफ प्लेन मिरर डिस्टेंस सेम होता है। मतलब जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा गया है उतने ही डिस्टेंस पे आपको उतने डिस्टेंस पे आपको इमेज प्राप्त होगी। मतलब अगर आप इसको u डिस्टेंस पे आपने रखा है, मान लीजिए आपने इसे u डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये डिस्टेंस है u, तो बनने वाला ये जो डिस्टेंस होगा इमेज जो कि फॉर्म होगा v, इसकी वैल्यू भी u के बराबर होगी। ये प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट होता है कि साइज अगर इसका h1 है, इसका साइज h2 है, तो h2 इक्वल टू क्या होगा, h1, क्योंकि प्लेन मिरर में साइज क्या होता है, इक्वल बनता है, और डिस्टेंस भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये कंप्लीट प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट था कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1 होता है, मतलब साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होता है, और इक्वल डिस्टेंस पे ये फॉर्म होता है। तो इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास एक x कोऑर्डिनेट है और एक y कोऑर्डिनेट है। इस x और y कोऑर्डिनेट के बीच में आपको एक प्लेन मिरर आपको दिया जाए, रख दिया जाए प्लेन मिरर। मान लीजिए एक प्लेन मिरर आपको रख दिया गया। प्लेन मिरर का ये वाला पिछला पार्ट आपने कोटेड कर दिया, बन गया प्लेन मिरर। आपको दिया गया एंगल, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री।
आपको दिया गया है कि एंगल है 45 डिग्री और ये प्लेन मिरर कुछ इस तरीके से रखा गया है। प्लेन मिरर कुछ इस तरीके से रखा गया है और आपको दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो है 2,0। 2,0 का क्या मतलब है कि ओरिजिन पॉइंट से, इसको बोलेंगे ओरिजिन पॉइंट 0,0, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2। तो आपको अगर आपको पूछा जाए कि बताओ अगर ये एक सिस्टम रखा गया है तो इसके इमेज का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, इसके इमेज का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा। तो आप देखेंगे कि अगर 45 डिग्री एंगल है, इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी होगा आपका 45। आपको पता है एक एंगल 45 है तो जो टोटल एंगल 90, तो ये एंगल भी कितना होगा 45। अगर एंगल 45 है इसका मतलब क्या है, ये जो प्लेन मिरर है x और y के बीच में जो आपको जगह, जो सरफेस आपको प्लेन जो दिखाई दे रहा है, इसको इक्वल पार्ट में आधा आधा इसको जो है बांटता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट इधर है, रियल है, तो इसका इमेज क्या होगा, वर्चुअल, मतलब इसके पीछे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अगर ये यहाँ से कि यहाँ तक 2 डिस्टेंस है तो जस्ट इसके पीछे, मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमने यहाँ देखा था कि जो u और v का वैल्यू क्या था, आपस में इक्वल थे। तो यहाँ भी क्या होगा, इस मिरर से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा, मतलब ये इमेज यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा। तो क्योंकि ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री है, तो ये जो डिस्टेंस जितना होगा वही डिस्टेंस जितना, इसका भी डिस्टेंस सेम होगा। इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जितना डिस्टेंस इधर बढ़ेगा उतना ही डिस्टेंस इधर आएगा, ठीक, उतना ही डिस्टेंस उधर आएगा। तो आप पाएंगे कि अगर ये 2,0 है तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेगा उसका क्या आएगा 0,2। डिस्टेंस देखें, ओरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 2, ओरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 2। तो प्लेन मिरर हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे इमेज बनाता है, तो इमेज आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा 0,2, सेम डिस्टेंस पे, जहाँ पे जितना दूर पे आपको ऑब्जेक्ट आपको रखा हुआ है उतने ही डिस्टेंस आपको इमेज बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये था आज की क्लास का कंप्लीट। टाइम हो चुका है तो हम नेक्स्ट हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।